अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मदाए रमज़ान के साथ मैं हूं आपकी होस्ट दुआ खान और मेरे साथ हैं डॉक्टर उमैर। जैसे कि आप सबसे एक वादा था कि आप लोगों से जो गुफ्तगू का सिलसिला होगा, रोज़ मुलाकात का सिलसिला होगा, वो इंशाल्लाह चलता रहेगा। लेकिन बीच में ज़ाहिर बात है इंसानी तबीयत है और 100 तरह के मसले मसाइल होते रहते हैं। तो आप लोगों से 2 दिन का साथ जो मेरा छूटा कुछ तबीयत नासाज होने की वजह से वो जो एक साथ था उसके अंदर थोड़ा सा लिटरली एक ब्रेक आया था। लेकिन मैं अपने बाशिंदे यहीं छोड़ कर गई थी। डॉक्टर उमैर आपके साथ है, वो ज़्यादा बात है कि उन्होंने कल कह दिया था जो भी कह दिया था, लेकिन वो उस टाइम ज़रा उन्हें समझ नहीं आई कि मैं दुआ की तबीयत कैसे यहाँ बयान करूँगा। तो उन्होंने कहा चले मैं इसको थोड़ा शॉर्टकट कर लेता हूँ। लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है आप लोगों का साथ अच्छा रहेगा, क्योंकि डॉक्टर उमैर भी आप लोगों के एक पसंदीदा जो शख्सियत है, फेवरेट हैं आप सबके और बड़ी अच्छी इनकी भी एक गुफ्तगू होती है। शो को मोस्टली बड़ा अच्छा लेकर चलते हैं। तो खैर जो आपके साथ छूटा उसके लिए एक सिर्फ माजरत हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं। डॉक्टर उमैर आपसे भी गिरफ्तारी करवाएं ना इन सबको। ये देखते हैं उन्हें गिरफ्तारी करवाऊँ। अच्छा ठीक है, आपने कर दिया, वैसे बताओ उन पे क्यों डाल रहे हो आप। अच्छा जी, खैर नाज़रीन, आज जैसे हम सब जानते हैं कि 24वां रोज़ा हो गया है, बहुत शॉर्ट टाइम रह गया हमारे पास। पीर या मंगल की एक्सपेक्टेड ईद है ना, ऐसे ही है कुछ, या पीर को या मंगल को, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो है 29 रोज़े होते हैं। तो 30 डॉक्टर में कभी याद पड़ता है कि 30 रोज़े कभी कब हुए हैं लास्ट टाइम? ये तो 3-4 साल पहले की बात है। 3-4 साल पहले की बात है। आजकल तो होता ये है कि लोग घरों में जाके सो जाते हैं तो हुकूमत बता तरावी की नमाज भी पढ़ लेते हैं। हाँ। तो फिर इनको याद आता है कि ईद का चाँद निकला है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा समटाइम्स मुझे याद है एक दफ़ा वो ईद भी हुई थी जो रात के 3:30 में, तब मैं छोटी थी, लेकिन इतना याद है कि 3:30 बजे तो मेरे घर वाले भाग में लगे थे, वो कल ईद है। तो ऐसे भी ईदें हमारे मुल्क में आ जाती है जो अचानक ईद। अच्छा लास्ट टाइम बड़ा एक हुआ था, सबने स्टेटस भी आज यही लगे थे, मीम्स भी यही बने थे, अचानक ईद मुबारक हो सबको। बड़ी अचानक ईद थी लास्ट टाइम की। तो 11 साढ़े 11 में पता चला। नहीं काफ़ी लेट पता चला था। 11 बजे पता चला था कि ईद हो सकती है। हाँ, हमारे सलार जो हमारे साथ मौजूद है बड़ा टाइम नोट रखते हैं, पिछले साल की उन्हें सारी बातें याद है, यादाश्त बहुत अच्छी है उनकी। उन्होंने मुझे अभी बताया जी 12:30 बजे पता चला था। शुक्रिया सलार आपका जी, 12:30 बजे पता चला था हमें। खैर ये बातें तो आप सबसे जारी रहेंगी। मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जितने हमारे आज के मुअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हमारे साथ, उनका तारुफ आपको करवा दूँ। बहुत ही मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। डॉक्टर शाहिद रज़ा, बोर्ड मेंबर और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। उन्हीं के साथ बड़े अच्छे नात खाम, बड़े अच्छे सना खाम मौजूद है हमारे साथ, नबील कादरी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। और हमारे साथ मौजूद हैं जी अदील अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा ख्याल है कि अब हम अपनी गुफ्तगू शुरू करते हैं। और मैं डॉक्टर उमैर, जैसे आप जानते हैं कि मैं ज़रा आज इतना नहीं बोल सकती, मेरी तबीयत नहीं ठीक, तो थोड़ा सा आपको मेरा साथ आज ज़्यादा देना पड़ेगा। वो सोचा था, पहले समझ आती होती थी कि 50 के बाद जाके ना लोग बुजुर्ग बनते हैं। खैर आजकल तो 24 के बाद लोग बुजुर्ग बन जाते हैं, कोई बात नहीं। प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं इंशाल्लाह। और डॉक्टर शाहिद साहब आज मौजूद हैं और हम देखते हैं मैशियत के हवाले से कि आजकल बहुत लोग जानना चाहते हैं। 2 डॉक्टर्स मौजूद है, 2 डॉक्टर्स की मौजूदगी में मेरी तबीयत ख़राब है, इस बारे में ज़रा बाद में बात करते हैं। कुछ मरीज होते हैं जो कभी ठीक नहीं हो सकते, इसलिए उनको नहीं देखा जाता। सही है। हम सब क्योंकि अक्सर जो आज हमारे यहाँ पे चल रहा है ना कि मैशियत क्या है, इसका क्या इसकी वैल्यू क्या होती है, उसके बारे में क्योंकि डॉक्टर शाहिद साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं और एक जानना चाहेंगे कि क्या हालात मूला के बनने वाले हैं या क्या बनेंगे। तो तजज़िया भी इनका होता है और माशाल्लाह जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ये मेंबर हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, तो इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। ये डॉक्टर साहब कैसे हैं, तबीयत ठीक है आपकी? सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि एक तो मैशियत जिसको हम जानते हैं, जो हमने एक डेफिनेशन पढ़ी हुई है, जो आपके बिजनेसमैन कम्युनिटी में मैशियत क्या चीज़ है? जी बेसिकली मैशियत को अगर हम देखते हैं पाकिस्तान लेवल पे या कंट्री लेवल पे देखते हैं कि किसी भी मुल्क की जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कितनी हैं और इम्पोर्ट्स कितनी हैं। तो अब आप लास्ट 9 मंथ की अगर हम बात करते हैं तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी $24 बिलियन थी। ये एक बड़ी अच्छी एक फिगर है कि जो 9 मंथ की जो परफॉर्मेंस है उसमें टेक्सटाइल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, सबसे अच्छा। इसके अलावा आईटी की वजह से अगर आप देखें तो पहले हमारी अगर कोई एक्सपोर्ट्स थी वो 900 मिलियन पे US डॉलर पे थी,
अब वो बढ़कर वो कोई वी आर एक्सपेक्टिंग दिस ईयर के $4 बिलियन पे चली जाएगी। और ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में बहुत सारे सालों के बाद आप देख लें इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है आईटी के वाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हम इंडिया के साथ कंपेयर करते हैं तो इंडिया की एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है, कहीं ज़्यादा है आईटी के वाले से। और अब किसी भी मुल्क ने अगर तरक्की करनी है तो हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना पड़ेगा। और उस एक्सपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें सबसे अहम चीज़ यह है कि आपकी आईटी की एक्सपोर्ट्स कितनी अहम, ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अहम। बाकी रही इम्पोर्ट्स की बात, हम इम्पोर्ट्स हमारी हमेशा इससे ज़्यादा होती हैं तो वो डेफिसिट निकलता है, जिसकी वजह से हमारी जो मुल्क है वो सफ़र कर रहा है। लेकिन क्योंकि ये आपने देखा होगा लास्ट 6 वीक्स की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से जो हमारी इकॉनमी है वो बड़ी इफेक्ट हो रही है, और स्पेशली लोड शेडिंग हो रही है। जब लोड शेडिंग होगी तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो भी इफेक्ट होगी। तो अब देखना ये है कि जो लोड शेडिंग है उस पर हम कितनी जल्दी काबू पाते हैं। जो ही काबू पा लेंगे तो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं बेहतर हो सकती हैं। अगले जो 3 मंथ्स हैं अगर हम उसमें कोई $12 बिलियन की एक्सपोर्ट्स कर लेते हैं तो फिर ये हम वी कैन से दैट कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 35 to 40 बिलियन डॉलर्स की हमारी एक्सपोर्ट्स हो जाएगी। नॉर्मली हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं 20 से 25 बिलियन डॉलर की होती हैं कई सालों से। जी। तो ये पहली दफ़ा होगा कि अगर हम 35 बिलियन डॉलर से लेकर 40 बिलियन डॉलर में चलेंगे। और उसमें एक और बड़ा अहम फैक्टर है रेमिटेंसेस, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी दुनिया में पूरी दुनिया में मौजूद हैं। वो जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं, वो भी पिछले साल कोई $30 बिलियन का था। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर ये भी हमारी फिगर्स इसको 30 बिलियन टच कर जाती है तो ये बड़ी बड़ी अचीवमेंट होगी। और उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ताला फ़ॉरेन जो हमारे रेमिटेंसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, इस लेवल पे ज़रूर आ जाएं। और हमारी जो टेक्सटाइल आईटी की एक्सपोर्ट्स हैं, बाकी सेक्टर की एक्सपोर्ट्स अगर ज़्यादा होंगी तो ये हमारी हम इसको मईशत की रीढ़ की हड्डी की सी सकती है। अच्छा, जिसने अभी रेमिटेंस की बात की है तो जो बाहर ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उन्होंने रेमिटेंस साहब ने कहा कि उन्होंने इस वक्त बहुत उनका ह्यूज एक कह लें कि पार्टिसिपेशन थी इसकी इकॉनमी में। तो क्या हम ये सोच समझ सकते हैं कि जो गुज़िश्ता गवर्नमेंट थी उस पर उन लोगों ने ज़्यादा ट्रस्ट किया है, ख़ास तौर पे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तान? जी बिल्कुल, आप ये कह सकते हैं। लेकिन उसमें एक जो मेजर फैक्टर इसके अलावा जो मेन फैक्टर ये था कि कोविड की वजह से, जो कोविड वायरस था, लोगों ने ट्रैवल नहीं किया। दुनिया में पाकिस्तान से जो बाहर लोग रह रहे थे 2 सालों में उन्होंने बहुत कम ट्रैवल किया। जी। जिसकी वजह से लोगों ने अपनी जो रेमिटेंसेस थी थ्रू द प्रॉपर चैनल्स, बैंकिंग चैनल के थ्रू भेजी है, अपने रेमिटेंसेस को भेजा है। ये भी एक बड़ा फैक्टर है। जो आप दूसरी बात कर रहे हैं वो रेमिटेंसेस एक ट्रस्ट जो ऑफ कोर्स बड़ा एक अहम फैक्टर है। लेकिन उसमें एक जो मेन फैक्टर ये भी था कि 2 सालों में लोगों ने ओवरसीज़ पाकिस्तान में नहीं आए और उन्होंने अपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू पैसे। कि आप कहना चाह रहे हैं जो अक्सर हवाला या हुंडे का कारोबार होता है, हाँ वो कम है, उस वजह से प्रॉपर चैनल की तरफ से आए जब, और उसका फ़ायदा हुआ गवर्नमेंट। जब प्रॉपर चैनल की तरफ से पैसा आएगा तो वो पाकिस्तान के जो हमारे जो सिस्टम है उसमें आएगा। जब उस सिस्टम में आएगा तो उससे हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो बढ़ जाएंगे। लेकिन आप देखें कि अनफॉर्चुनेटली जो लास्ट 6 वीक्स हैं, बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि जो हमारे फॉरेन रिज़र्व्स हैं वो बड़ी स्पीड से डिप्लीट हो रहे हैं। पहले आप देखें $20 बिलियन पे थे, अब वो कम होकर 16 बिलियन है। इससे रोशन डिजिटल जो अकाउंट था जिसमें फ़ॉरेन जो हमारे फ़ॉरेन भाई हैं, जो लोग ओवरसीज़ पाकिस्तानी रह रहे हैं, उन्होंने कुछ $6 बिलियन जमा कराया था। अब वो सुनने में आ रहा है, अभी एग्जैक्ट फिगर नहीं है कि वो भी कोई कम से कम कोई 50% उसमें रिडक्शन होगा। चला भी था कि जो गवर्नमेंट के हालात बन रहे हैं और किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपने सारे अकाउंट्स बंद करवा दें। लेकिन जी सबसे जो अहम बात ये है कि हमने देखना ये है कि जो हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये जो कैपिटल फ्लाइट है ना, देखें पैसा वहीं रुकेगा, डॉलर वहीं रुकेगा जहाँ पर स्टेबिलिटी होगी। तो लास्ट 2 मंथ्स में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो रही है उसकी वजह से हमारी इकॉनमी, हमारे सारे सेक्टर जो बड़े इफेक्ट हो रहे हैं। और वी डू होप, हम उम्मीद करते हैं, बिज़नेस कम्युनिटी उम्मीद करती है कि ये जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसको जितनी जल्दी हम ओवरकम कर लें। और जो एक हमारा आइन और कानून कहता है अगर इलेक्शन की तरफ जाना है, जो भी गवर्नमेंट ने डिसीजन करना है, सारी पॉलिटिकल पार्टी ने बैठ कर डिसीजन करना है, वो फौरी तौर पर डिसीजन करें ताकि हम जो इस भंवर में फंस चुके हैं उससे हम निकल सकें। क्योंकि देखें किसी भी मुल्क ने अगर अपने आप को सर्वाइव करना है तो उसकी मईशत अच्छी होगी तो तभी उसकी रिस्पेक्ट भी होगी। जी, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है कि मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी, ये बातें तो चलती रहेंगी कि गवर्नमेंट ने आना है, गवर्नमेंट ने जाना है, बिज़नेस कैसे अब जापान में देख लें जी, दुनिया में वहाँ पे कई दफ़ा 6 महीने गवर्नमेंट चलती है, कभी 2 साल, कभी 3 साल। लेकिन मैं समझता हूँ हमारी बिज़नेस कमेटी समिति के जैसे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे साइन हुआ था, इस तरह से चार्टर ऑफ इकॉनमी पे साइन करें कि हम ये कहें कि हमारी ये इकनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, इसको हमने नहीं छेड़ना।
ये तो इम्पॉसिबल सी बात है, ये तो होगा भी नहीं। चलें ये तो बातें होती रहेंगी। पर ये बताएं, आजकल रमज़ान चल रहा है, रोज़े हैं, और ये बताएं कि आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा होता है? एक बिजनेसमैन के लिए क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? क्या वो घर में टाइम दे सकता है, नहीं दे सकता? अक्सर तो आप लोग अफ्तारियाँ बहुत बाहर हो रही होती हैं। जी, वो अफ्तारियाँ वगैरह होती हैं, लेकिन जी कि बिज़नेस कम्युनिटी जो है वो भी इसको बड़ी अच्छी तरह देखती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कुछ बिज़नेस, हमारे जो छोटे बिज़नेसमैन हैं, बाज़ का वो होर्डिंग की तरफ चले जाते हैं, वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो इस्लाम के भी ख़िलाफ़ है, हमारे जो बिज़नेस एथिक्स हैं उसके भी ख़िलाफ़ है, हमें उसकी तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ओवरऑल ये है कि हमें एज ए नेशन, एज ए बिज़नेस कम्युनिटी हमें ये देखना है कि हमने इस महीने के अंदर, इस बाबरकत महीने के अंदर हमने अपने जो गरीब लोग हैं, हम उनकी कितनी हेल्प कर सकते हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम। देखें, आप यूरोप में देख लें, जब वहाँ पर जब साल एंड होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वो चैरिटी का काम करते हैं। तो हमें चाहिए इस महीने के अंदर अपनी चैरिटी के हवाले से जितनी चैरिटी हम कर सकते हैं, उसका स्वाब भी ज़्यादा है, और जो हमारे गरीब लोग हैं हम उनको हेल्प करें। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब तक हमारी जो गुर्बत में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब तक कि वो उस गुर्बत की लकीर से ऊपर नहीं आएंगे तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। और एक बड़ा प्यारा मैसेज भी है आपकी तरफ से ना, हमारे जितने भी बिज़नेस कम्युनिटी है उन सब के लिए बड़ा प्यारा। लेकिन हमारी बिज़नेस कम्युनिटी माशाल्लाह जिसमें बड़ा कंट्रीब्यूट करती है हर साल। लेकिन ये कि मैं चाहता हूँ कि वो बिज़नेसमैन जो होर्डिंग करते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, वो जो रोज़मर्रा की चीज़ें आप देख लें कि जो आपके फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, उसकी प्राइसेस हमारे रमज़ान में बढ़ जाती हैं अनफॉर्चुनेटली। ये नहीं होना चाहिए। तो ये हमें इस पे कंट्रोल करना चाहिए। हमारे जो प्राइस कंट्रोल जो मैकेनिज़्म है, जो पहले था आज 20-25 साल पहले, हमें उसको इफेक्टिवली इन्फोर्स करना चाहिए। आपका रमज़ान कैसे गुजर रहा है? बड़ा अच्छा जी, माशाल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है। क्या आपकी मसरूफियत होती हैं, जिस तरह इबादत के हवाले से? क्या इबादत जी माशाल्लाह एक सबसे अच्छी बात है कि रोज़ा रखने के साथ साथ हम 5 वक्त की नमाज़ बाकायदगी से अदा करते हैं, उसको कायम करते हैं। और उसके अलावा ये बिज़नेस जो आवर्स थोड़े से कम हो जाते हैं, लेकिन ये कि अल्लाह ताला का शुक्र है कि जब ये रमज़ान का महीना आता है तो मेरे ख्याल उसकी बरकतों की वजह से हमारा जो बिज़नेस वो भी ज़्यादा ग्रो करता है। तो बहुत अच्छी बात है। तो दूसरा एक हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो आम कह लें कम्युनिटी है, उसके एक क्वेश्चन है कि क्या मईशत स्ट्रॉन्ग होगी तो डॉलर स्टेबल होगा? अक्सर देखते हैं सुबह उठते हैं डॉलर की प्राइस कुछ और होती है, रातों घर जाते हैं डॉलर की प्राइस कुछ और होती है। अच्छा जी, एक बड़ा बेसिक प्रिंसिपल ये है कि किसी भी मुल्क की जो इकॉनमी जितनी स्ट्रॉन्ग होगी, एक्सपोर्ट्स जितनी ज़्यादा होंगी। देखें, जब एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो आपको डॉलर्स ज़्यादा मिलेंगे। जब आपको डॉलर्स ज़्यादा मिल रहे हैं तो उसका अब आप देखें उसका बेनिफिट क्या होगा आपकी। एक्चुअली जो हमारी जो दुनिया की जो इकॉनमी है वो डॉलर के साथ लिंक अप है। तो हमारे जो रिज़र्व्स हैं, जब हमारा बिज़नेस ग्रो करेगा, जब हमारी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो हमारे पास डॉलर ज़्यादा होंगे। जब डॉलर ज़्यादा होंगी उसकी डिमांड जो है, जो उसकी जो फ्लक्चुएशन है, हम उसको कंट्रोल कर सकेंगे। अभी देखें कुछ गवर्नमेंट्स, हमारी गवर्नमेंट्स भी बाज़ का उसको आर्टिफिशियली कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो अच्छा नहीं है। हम इसको ओपन रखें, लेकिन बैलेंस होना चाहिए। तो मेन यही बात है कि अगर हमने डॉलर को अपने कंट्रोल करना है तो हमारी जो इंपोर्ट्स हैं हम उसको कम करें। देखें, जब आपके पास डॉलर हैं, अगर आपने कुछ चीज़ इंपोर्ट करनी बाहर से तो आपने डॉलर्स में पेमेंट करनी, पाक रुपीज़ में पेमेंट नहीं करनी। अगर आपने 10 बिलियन डॉलर्स की कुछ चीज़ें बाहर से इंपोर्ट करेंगे तो इसका मतलब आपके 10 बिलियन डॉलर माइनस हो जाएंगे। इसी तरह से अगर आप एक्सपोर्ट्स करेंगे तो आपको डॉलर्स बाहर से मिलेंगे। अच्छा, हम ये यहाँ पे आम क्वेश्चन बनता है कि जिस तरह कुछ दूसरे कंट्रीज़ हैं वो डॉलर को छोड़ के यूरो की तरफ आना शुरू हो गए हैं, या पाउंड्स में कर रहे हैं, या अपनी लोकल करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो क्या हम लोग इस तरह नहीं कि कोई हमारा कोई फार्मूला ऐसा हो कि हम चाइना से लोकल करेंसी में कर सकें? जी बिल्कुल, ये इस पर बड़ी डिस्कशन हो रही है, इस पर बड़ा सारा काम हुआ भी है कि हमें एशिया में स्पेशली चाइना के साथ अगर हम लोकल करेंसी में काम शुरू करें। लेकिन ये एक जो डॉलर का जो भंवर है पूरी दुनिया के अंदर, आप देखें कि अर्ली 70s में अमेरिका ने जो पहले गोल्ड के अगेंस्ट आपका बिज़नेस होता था, उन्होंने एक बड़ी स्मार्टली उसको डॉलर के साथ बिज़नेस को, इंटरनेशनल बिज़नेस को लिंकअप कर दिया। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब आप देखें आपकी सारी पेमेंट्स दुनिया में डॉलर की वजह से हो रही हैं। लेकिन आप देखें जो अच्छे कंट्रीज़ हैं, डेवलप कंट्रीज़ हैं, वो अपने जो रिज़र्व्स हैं उसको यूरो में रख रहे हैं, उसको पाउंड्स में रख रहे हैं और डॉलर्स में रख रहे हैं। लेकिन जो यूरोज़ हैं उसमें भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपकी एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होंगी तो फिर आपका डॉलर जो है वो जो उसकी पैरिटी है वो खुद ब खुद इस कंट्रोल में आ जाएगी। अगर आपकी एक्सपोर्ट्स नहीं होंगी, जी बेसिक इंडिकेटर जो है आपकी एक्सपोर्ट्स हैं, किसी भी मुल्क की एक्सपोर्ट्स जितनी ज़्यादा होंगी
उसको डॉलर ज़्यादा मिलेंगे, डॉलर खुद ब खुद ही कंट्रोल में आ जाएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि जो हमारी जो हुकूमतें हैं उनकी इंस्टेबिलिटी की वजह से, उनकी शॉर्ट टर्म पॉलिसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जो डॉलर है वो कैपिटल फ्लाइट जी जी डॉक्टर साहब, आपसे इस टॉपिक पे बात होती रहेगी। बड़ा अच्छा टॉपिक है कि मईशत के हवाले से हम जो चीज़ समझना चाहते हैं वो बड़ा अच्छा और बड़ा प्यारा टॉपिक है ये। मईशत बड़ी ज़रूरी चीज़ है आजकल, हर बंदे के लिए ज़रूरी है। लेकिन खैर ये टॉपिक तो चलता रहेगा, इस पर गुफ्तगू हमारी जारी रहेगी। उससे पहले नबील कादरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कोई कलाम पेश करना चाहें तो। आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, आपने जब से नवाजा है या रसूल अल्लाह, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, मैंने दामन किसी चौखट पे बिछाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, आपकी नात ही शहजाद का सरमाया है, इस निकम मैंने तो कुछ और कमाया ही नहीं, क्योंकि अल्लाह अल्लाह, क्योंकि अल्लाह ने कोई और बनाया ही नहीं, आप सा दोनों जहां में नजर आया ही नहीं। माशाल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। आप सा दोनों जहां में कोई नज़र आया ही नहीं, रियलिटी है। और क्योंकि अल्लाह ताला ने भी जो कहा गया है कि जो वजह कायनात थी वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और क्योंकि मेरा ख्याल टॉपिक चल रहा है माइशत का, तो उस पर ही बात करना ज़्यादा बेहतर है और बहुत मज़े का टॉपिक है। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बात इस तरह है कि जो एक्सपोर्ट की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पे अक्सर आप देखा जाए खास एशिया के अंदर कि कोई बंदा एक्सपोर्ट की तरफ जाना चाहता है, जो बड़े बड़े मगरमच्छ बैठे होते हैं या बड़े बड़े आपके वो क्या कहते हैं लोग बैठे होते हैं, वो आप लेग पुलिंग शुरू कर देते हैं, आपको उसमें सपोर्ट कर ही नहीं सकते। अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करते हैं तो इंडिया पूरी दुनिया में छाया हुआ है, क्योंकि उसकी पॉलिसीज़ जो हैं वो कंपेरेटिवली पाकिस्तान से बहुत सॉफ्ट है।
जी, ये आपकी बात बड़ी अहम बात है कि हमारा एक SME सेक्टर इसको कहते हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या जो SME सेक्टर है, जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, उसको इतनी ज़्यादा सपोर्ट नहीं है। लेकिन आप देखें कि जो इसमें IT सेक्टर है, आप देख लें, जो मैं हमेशा बात करता हूँ कि अब फ्यूचर जो है IT का है। IT में आप देख लें कि अगर एक आदमी के पास अगर एक लैपटॉप है और उसको सिर्फ़ और सिर्फ उसकी मैट्रिक या FA तालीम है, और अगर उसको एप्लीकेशंस आती हैं, उसको ERP सिस्टम आता है, या वो IT का कोई भी काम कर सकता है, तो उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपने लैपटॉप के थ्रू, अपने CPU के तहत उसने अपनी दुनिया के जो वर्ड्स हैं वहाँ से ऑर्डर लेने हैं। कंटेंट राइटिंग का काम है, वेबसाइट का काम बनाना उसने काम करना है, कोई गेम्स एप्लीकेशन का काम है, तो उसमें अब आपको ना आपको कोई बहुत बड़ा दफ्तर चाहिए, ना आपको कुछ चाहिए। आपने जो अपनी जो दुनिया है, अब आप देखें कि कोई मोर देन $100 बिलियन की जो इंडियन जो लोग हैं, वो जो IT के बच्चे हैं, वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स है कहाँ पे है, तो इंडिया वाले ये हैं। तो उसके लिए आपको कोई बहुत, उसमें देखें आपने अपने कमरे के अंदर, अपने बेड के अंदर, अपने छोटे से कमरे के अंदर, किसी भी, अगर आप इवन लाइब्रेरी के बाहर बैठ के काम करते हैं, आपको सिर्फ ये कि आपको टेक्निकल नॉलेज सिखाना चाहिए, और उसके लिए ये नहीं चाहिए आपको कि आपने कोई मास्टर करना है, कोई PhD करनी है, डॉक्टर करनी, देयर इज़ नो नीड। आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने उसके IT के इतने सारे शोबे हैं, मैं कहता हूँ हंड्रेड्स के ज़्यादा शोबे हैं। ये तो अब आगे पता चला ना हम लोगों को, लेकिन ITs के अगर स्पेशलाइजेशन है, सब चीज़ें हैं। वही बात करो ना कि वो जो लेग पुलिंग थी जिसमें आप बात करते थे, मसलन सियालकोट आप देखें, सियालकोट की अगर हम बात करते हैं, वहाँ पर एक छोटे से घर के अंदर अगर वो फुटबॉल बना रहा है, उसकी स्यूम कर रहा है, कोई अगर आपका कोई छोटा सा काम कर रहा है, कोई कारपेट्स का काम कर रहा है, कोई प्लम्बर्स की चीज़ें इंस्ट्रूमेंट्स बना रहा है, तो वो कंपटीशन है। अब वो दौर ख़त्म हो गया जो 10 साल 15 साल पहले अगर आपको बड़े जो सेक्टर थे, लोग आपको हेल्प नहीं करते तो आप आगे नहीं जा सकते थे। अब सारा कुछ देखें, अगर आपने को ऑर्डर लेना है तो आप किसी भी कंपनी की दुनिया की वेबसाइट पे जाएंगे, आप देखेंगे वहाँ पे आपको ऑर्डर मिल सकता है। उस ऑर्डर के फिर आप उसी के तहत आप उसको अपलोड करेंगे, फिर आपको प्राइस मैकेनिज़्म है, दुनिया में आप कंपेरेटिव प्राइसेस हैं। वो ये नहीं देखेंगे कि कोई चीज़ पाकिस्तान से आ रही है, इंडिया से आ रही है, ब्राज़ील से आ रही है, मैक्सिको से आ रही है। क्वालिटी चेक करते हैं, क्वालिटी चेक करेंगे और प्राइस देखेंगे। अगर आपने क्वालिटी और प्राइस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, आपने पहला ऑर्डर उनको दिया है, कोई भी चीज़ दी है, तो अगर वो बेहतर होगी तो वो दोबारा आपसे रब्ता करेंगे। और देखें IT के लिए, मैं IT की बार बार बात कर रहा हूँ, IT वो शोबा है जिसकी आपकी इन्वेस्टमेंट एक सिर्फ लैपटॉप है या आपका CPU है। आपने अपनी टेक्निकल जो स्किल्स हैं उसको बेहतर करना है। लैपटॉप वगैरह चीज़ों से बेहतर है कि आपको स्किल्स होने चाहिए, तो फिर ही आप सक्सेसफुल है ना। हाँ, आमतौर पर अगर लैपटॉप पास होगा तो स्किल्स नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखें, टेक्सटाइल की बात हम करते हैं, केमिकल बिजनेस की बात करते हैं, उसके लिए आपको फैक्ट्री चाहिए, उसके लिए आपको बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इसके लिए आपको सिर्फ़ और सिर्फ आपने अगर आपके पास एक टेबल है, 2 बाई 2 फुट का टेबल है, और आपके पास अगर आपने वो एक्सपर्टीज़ आपने सीख ली हैं, और वो देखें बहुत सारे पाकिस्तान में अब इदारे हैं, इस वक्त 250 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें IT के कोर्सेज़ हैं। यूनिवर्सिटीज़ में, सारी यूनिवर्सिटियों में IT के कोर्सेज़ हैं। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बड़े हाउसेज़ हैं, वहाँ पे आप चीज़ें सीख सकते हैं। आप देखें, अगर आपने अगर IT की मैं बात करता हूँ, उसके अंदर इतने शोबे हैं। अगर आप मीडिया की बात करते हैं, अगर आप बहुत अच्छी कोई वीडियो क्लिप्स बनाते हैं 1 मिनट की, आधे मिनट की, और आप उसको यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, अगर वो क्लिक कर जाती है तो आपको उससे अर्निंग शुरू होती है। उसमें लिए सिर्फ आपको यू नीड टू फोकस ऑन योर, आपके आइडियाज़ यूनिक होने चाहिए। हाँ, आइडियाज़ यूनिक होने चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। और उसमें देखें, आइडियाज़ की जब हम बात करते हैं तो पूरी यूनिवर्सिटियों में, अब इस वक्त 250 यूनिवर्सिटियों में, कोई 100 यूनिवर्सिटीज़ में बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर बने हुए हैं, जहाँ पर बच्चों को बताया जाता है कि आप अपने आइडियाज़ को लेके उन आइडियाज़ को पॉलिश करते हैं। जी, अभी आप बात कर रहे हैं आइडियाज़ की ना, तो मैं एक चीज़ देख रहा था, यहाँ पे कोई मतलब छोटा बच्चा उठ के, मतलब बिजनेसमैन कम्युनिटी के लिए छोटा बच्चा ही है, कोई यंगस्टर उठ के आता है कि यार ये मेरा प्लान है, मैं इसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, इससे हमें ये बेनिफिट होगा। अभी कुछ अर्सा पहले ही एक लड़के ने, एक वो यंगस्टर था, उसने अपने ग्रुप के साथ मिलके एक एयरलाइन का प्रोजेक्ट पेश किया था। जी, ठीक है। उसकी एक बिजनेस कम्युनिटी ने उसका ही वो प्रपोजल से उठा के कर दिया था। यानी कि हमें यहाँ पे वो एक तरह का जो है ना कि सपोर्ट नहीं मिल रही होती। जी, वो देखें जी, वो आइडियाज़ आपकी बात ठीक है, लेकिन आप देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ न्यूजीलैंड की। उसकी पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन 60 लाख पॉपुलेशन है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं $50 बिलियन हैं। हमारी पॉपुलेशन जो है 22 करोड़ है,
हमारी अभी जो एक्सपोर्ट्स वी आर एक्सपेक्टिंग फर्स्ट टाइम जो 20 सालों में सबसे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट करें 35 to 40 बिलियन डॉलर। सिंगापुर छोटा सा मुल्क है, लाहौर से भी छोटा है, उनके अंदर उनकी कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपने जो वहाँ पर अपने उन्होंने आईटी के हवाले से फोकस किया है, मेडिकल एजुकेशन पे फोकस किया है और उन्होंने इन सेक्टर्स पे फोकस किया है। तो आप देखें सिंगापुर इस वक्त बिल्कुल छोटा सा मुल्क है, उसकी एक्सपोर्ट्स देख लें कहाँ पे है, हमसे कोई 50 गुना उनकी ज़्यादा एक्सपोर्ट्स है, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। तो अब वो ज़रूरत नहीं, वी नीड स्किल्ड वर्कर्स। हमें उन बच्चों की ज़रूरत नहीं है जो बैचलर करें, मास्टर करें और वो बेरोज़गार हों। हमें स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, हमें प्लम्बर्स की ज़रूरत है, हमें जो कारपेंटर की ज़रूरत है, हमें जो मैकेनिक्स की ज़रूरत है। अब आप देखें जो पॉपुलेशन बढ़ी है, अब आप देखें मिडिल ईस्ट में देख लें, फार ईस्ट में देख लें, इन वर्कर्स की कितनी ज़रूरत है। आप हैरान होंगे, एक बात मैं आपके साथ शेयर करूँ, इस वक्त जो आईटी का डेटा है, पूरी दुनिया का डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए जो इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स दुनिया में अवेलेबल है वो कहते हैं बहुत कम है। दुनिया का जो डेटा है, आईटी का डेटा, पूरी दुनिया का जो डेटा है, उसको मैनेज करने के लिए जो इस वक्त ह्यूमन रिसोर्स पूरी दुनिया में अवेलेबल है वो भी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर रहा। और डॉक्टर मैं बड़ी अच्छी उन्होंने बात की कि आप ये देखेंगे जितने भी हमारे यहाँ पे जो मजदूर तबका जिसे भी हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप फॉरेन्स में देख लें तो इनका ढेर है। क्योंकि ये हमारे लिए मेरा ख्याल है एक शर्म की बात भी है कि हम अपने ही लोगों को और अपने ही यहाँ के जो नेशनल है उनको हम उस तरह यूटिलाइज़ नहीं कर पाते हैं, हम उनको वो चीज़ें दे ही नहीं पा रहे हैं। तो फिर जाहिर बात है हर कोई फिर बाहर का मुँह करता है, लेकिन फिर बाहर जाके वो ज़िंदगी गुजारना और उस तरीके से अर्निंग करना वो भी बड़ा मैडम मैं टेक्सटाइल की सेक्टर की बात करूँ, अगर आप 50 सालों में देखें हमारी जो हमने पूरी पाकिस्तान गवर्नमेंट का एक मिनिस्ट्री बनी हुई है, टेक्सटाइल को हम इतना रिबेट्स देते हैं, इतना उनको सपोर्ट करते हैं, उनकी टोटल एक्सपोर्ट्स 10 से 12 बिलियन डॉलर है और हम उनको कितना पैसा दे रहे हैं। बिल्कुल। और हम इस बार एक्सपेक्ट करें इस साल पूरी दुनिया में कोविड की वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं, तो पाकिस्तान की भी बढ़ गई हैं। लेकिन देखना सिर्फ ये है कि वो सेक्टर नीश सेक्टर जो जहाँ पर पहले काम नहीं किया उन पर हमें काम करने की ज़रूरत है। कन्वेंशनल जो सेक्टर्स हैं उनके बजाय देखिए, अगर आपने मैंगो एक्सपोर्ट्स करने, आप पता नहीं कितने टन्स आप मैंगो एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको शायद चंद मिलियन डॉलर्स मिलेंगे। इसी तरह से आप आईटी का एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे, आप उसको एक्सपोर्ट्स करेंगे तो उसकी वैल्यू देखें कहाँ पे है। इंडिया की जो अब आप देखें, आप हैरान होंगे, इस वक्त जो ऑयल लॉबीज़ हैं दुनिया में, जो पूरा ऑयल जो है, जो पूरा जो कंट्रीज़ ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं, उनकी टोटल ऑयल की एक्सपोर्ट्स और आईटी की एक्सपोर्ट्स दुनिया में ज़्यादा है। जस्ट इमेजिन करें कि जो ऑयल, पूरी दुनिया की जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, फार ईस्ट है, मिडिल ईस्ट है, ईरान है, रशिया देख लें, उनकी जो ऑयल की एक्सपोर्ट्स एक तरफ और हमारी जो आईटी की एक्सपोर्ट्स, दुनिया की एक्सपोर्ट्स हैं, वो कई गुना ज़्यादा है। वो कहते हैं पाकिस्तान के अंदर काम बहुत है, नौकरी नहीं है, नहीं, लोग नौकरी ढूंढते हैं, काम नहीं ढूंढते, मौका नहीं देते हैं। अब जी हमें जो इस वक्त पाकिस्तान का जो फोकस है हमारी इंडस्ट्री के हवाले से, बिज़नेस कम्युनिटी के हवाले से, वो है हमारा फोकस करना पड़ेगा, हमें आईटी की तरफ जाना पड़ेगा, अपने आईटी सेक्टर को मजबूत करना पड़ेगा। उसकी वजह ये है कि ये वो वाहिद सेक्टर है जिस पर आप बहुत कम इन्वेस्टमेंट करके, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिसने अगर मैट्रिक पास किया है, एफए किया है, वो सिर्फ अपनी आईटी की स्किल्स को विद इन 6 मंथ्स जदीद टेक्निक की तरफ जाना पड़ेगा, जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा, आपका जदीद ज़माना है। और सर दुनिया में अब जो फोकस है, आप देखें एक वक्त आज से 40 साल पहले ऑयल जो दुनिया में ऑयल जो कंट्रीज थी उनका बहुत बड़ा नाम था। अब आप देखें, एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक जो उबर है, फेसबुक है, देखें वो सिर्फ एक जो उबर है वो उसका एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर के तहत उसकी देखें कि आज देखें जो ट्विटर है, कल जो सेल हुआ है ट्विटर कंपनी जो सेल हुई है उसकी जो प्राइस है 44 बिलियन डॉलर्स है। हमारी जो टोटल एक्सपोर्ट्स हैं वी आर एक्सपेक्टिंग 35 बिलियन डॉलर। इससे बेहतर और पाकिस्तानी परचेज हो जाता है। आप देखिए वो किसी कंपनी खरीदा है, टेस्ला कंपनी है। टेस्ला कंपनी ने जो ट्विटर को कल ख़रीदा है 44 बिलियन डॉलर्स में। और इसी तरह फेसबुक देख लें, एक सॉफ्टवेयर है, उसकी प्राइस देखें कहाँ पे है। हमारा जो इस वक्त डेट है 130 बिलियन डॉलर्स है, 130 बिलियन डॉलर हमारा डेट है जो हमने दुनिया में पे करना है। और आप देख लें फेसबुक को देखें, ट्विटर को देख लें,
इनकी आप जो प्राइसेस को देखते हैं, इनकी वैल्यू को देखते हैं। सर मेरा यहाँ पे आपसे थोड़ा इख्तिलाफ होगा कि यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर स्किल्स बहुत हैं, बहुत हैं, हम उन्हें पॉलिश नहीं कर रहे होते। जी। जो मेन प्रॉब्लम है, हम उन्हें पॉलिश नहीं करते, हम उसमें तवज्जो नहीं देते। अमेरिका की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आप अपना आइडिया लेके आएँ, आइडिया आपका होगा, पीछे आपको सपोर्ट होती है। यहाँ पे सपोर्ट नहीं है। जो मेन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं ना कि वो ट्विटर इतने का बिक गया, फेसबुक इतने का बिक गया, हाँ पाकिस्तान में ये चीज़ें लेके आए, ये चीज़ें नहीं चलेंगी। लेकिन डॉक्टर उमर, डॉक्टर यहाँ पे साहब तो बर्दाश्त भी नहीं है ना कि कोई आगे ले भी पता है, आपने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन देखिए मैं हमेशा कहता हूँ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। जहाँ पर जुनून होगा, जहाँ पे मेहनत होगी। देखिए हमारा जो यूथ है इस वक्त, हमारा पाकिस्तानी यूथ है 64% यूथ है पॉपुलेशन का। आप देखें कि जो रेमिटेंसेस एक बढ़ने की वजह ये भी है कि हमारा यूथ जो है बाहर जा रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये ब्रेन ड्रेन है, उनको यहाँ सर्व करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर वो किसी मुल्क, दूसरे मुल्क में जाएंगे तो फिर भी अपनी फैमिली को, अपने बहन भाइयों को, माँ बाप को, अपनी फैमिली को वो पैसे वापस भेजते हैं। तो वो मैं समझता हूँ कि हमें हर सेक्टर पे, आपकी बात ठीक है, हमें अपने तमाम सेक्टर्स पे, कन्वेंशनल सेक्टर्स पे, नॉन कन्वेंशनल सेक्टर्स पे सब पर फोकस करना पड़ेगा, तभी जाके मुल्क तरक्की करेगा। और हमें, हमारा जो यूथ है इसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। चाइना देख लें आप, चाइना की लास्ट 50 ईयर्स में जो प्रोग्रेस है वो अनबिलीवेबल है। तो हमें चाहिए कि हम अपने तमाम सेक्टर्स पर प्रॉपर्ली फोकस करें। बेहतरीन, बहुत बहुत मज़े की बातें होती बिल्कुल हैं। ऐसी है और काफ़ी बड़ा नई चीज़ें सीखने को मिल ऐसी रही है, हैं। बड़ा लॉन्ग चलने वाला टॉपिक है। लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद इश्तियाक ने। अस्सलाम वालेकुम। और मोहम्मद इश्तियाक से हम कुछ सुनने से पहले मैं अदील अहमद से रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई कलाम पेश कर दें। सरकार हमारे हैं, हमको यही काफ़ी है। सरकार हमारे हैं, हमको यही काफ़ी है। क्योंकि खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है। अरे मैं तो कब का मर गया होता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। हमको यही काफ़ी है। सरकार हमारे हैं, हमको यही काफ़ी है। और रख लेना भरम मेरा महशर में भी आका, रख लेना भरम
कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, कुछ भी है मेरे आका, नौकर तो तुम्हारे हैं, हमको यही काफी है। और पंजतर के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, पंजतन के घराने का हुआ जब से मैं नौकर, उस वक्त से फिर अपने वारे ही नयारे हैं, हमको यही काफी है। सरकार हमारे हैं। माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूब, खूबसूरत, बहुत खूब। हमको बेहतरीन। तो यही काफ़ी है, सरकार हमारे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जी चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब। जी। जी डॉक्टर साहब, अभी बात हो रही थी यूथ के हवाले से, तो बिज़नेस कम्युनिटी ने क्या स्टेप लिए हैं यूथ के लिए कि जो यूथ अपना बिज़नेस करना चाहे उसके लिए क्या स्टेप लिए? हाँ, ये बड़ा जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले दो सेक्टर्स हैं, एक पब्लिक सेक्टर है, उसने क्या देखना हमने कुछ वो क्या कर रहा है यूथ के लिए, और दूसरा प्राइवेट सेक्टर। सबसे जो ज़्यादा जो कंट्रीब्यूट कर सकता है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ पब्लिक सेक्टर। अब आप देखें कि इस वक्त जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, तमाम यूनिवर्सिटीज़, उन्होंने बिज़नेस इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाए हैं। वहाँ पर वो स्टूडेंट्स को ये कहते हैं कि आप अपना कोई भी आपका आइडिया एनी आपका जो, अगर आप बिज़नेस स्कूल के हैं, आप आईटी के हैं, आप इंजीनियरिंग के हैं, आप मेडिकल के हैं, फार्मेसी के हैं, किसी भी शोबे से आप हैं, तो आप वो दूसरे तीसरे साल में बच्चे को आइडिया देते हैं कि जी आपका क्या आइडिया, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट योर बिज़नेस। अब यूनिवर्सिटियाँ एक पूरा सेमेस्टर बच्चे को ट्रेन करती हैं कि हाउ टू स्टार्ट योर बिज़नेस, कि आप अपना बिज़नेस कैसे शुरू करना है। जब वो बच्चा अगर शौक़ से, अब आप देखें, मैंने एक यूनिवर्सिटी में चेक किया कि उसकी 6000 की स्ट्रेंथ है, उन्होंने 300 बच्चा शौक़ से आया कि उन्होंने कहा हमें बिज़नेस शुरू करना है। उन्होंने फिर उसको एक अलहदा सेमेस्टर लगाया, उन बच्चों को ट्रेन किया। जब वो ट्रेन कर लेंगे तो जो बच्चों के आइडियाज़ पॉलिश हो जाएंगे, जो समझते हैं जी वर्केबल हैं, उसके बाद एक डिपार्टमेंट है स्मीडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो उस बच्चे के आइडिया को लेकर वो उसके ऊपर उसको ट्रेन करते हैं। और फिर गवर्नमेंट ने अब कई स्कीम शुरू की हैं कि 10 लाख तक वो बच्चे को कर्जा देती है, कर्ज़े हसना की शक्ल में। जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी, जो लास्ट अभी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट, उन्होंने ये शुरू किया था। तो उसमें उन्होंने रोज़गार जो प्रोग्राम शुरू किया था, उसके तहत उन्होंने कोई 40-50 लाख बच्चों को ये प्रोग्राम शुरू किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, बट दैट इज़ ए गुड स्टार्ट। ये है। अब आ जाते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ। प्राइवेट सेक्टर में ये है कि अब एक नया कॉन्सेप्ट है, दुनिया में तो पुराना है, पाकिस्तान में नया कॉन्सेप्ट है इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेजेस, कि आपने इंडस्ट्री को एकेडमिया के साथ, यूनिवर्सिटी के साथ लिंकअप करना है। अब यूनिवर्सिटीज़ ये चाह रही हैं कि इंडस्ट्री के साथ मिलकर, अब इंडस्ट्री का, अब मैं बता रहा हूँ, कई शोबे ऐसे वहाँ पे उनको स्किल्ड वर्कर्स की ज़रूरत है, तो वो अब यूनिवर्सिटियों से रब्ता कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जो बच्चों को आपने जो ट्रेन करना है, जो तालीम देनी है, वो हमारी इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो। अगर किसी बच्चे को टेक्सटाइल का उसने बैचलर प्रोग्राम किया है, तो उसको डाइंग का पता हो, उसको प्रोसेसिंग का पता हो, उसको सारे जो वीविंग के प्रोसेस हैं उसका पता हो, और उसकी एक्सपर्टीज़ हो। तो अब हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या कर रही हैं कि अपने बच्चों को आखिरी सेमेस्टर में इंडस्ट्री के साथ भेज रही हैं। वो जब बच्चे जा रहे हैं वो ट्रेन हो रहे हैं, जब वो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं, इंटर्नशिप उनके प्रोग्राम हो रहे हैं, और उसके साथ ही उनको जॉब की मिल रही हैं। और देखें, मैं कहता हूँ पहले अगर 6 महीने 1 साल बच्चा जॉब करता है, उसके बाद वो खुद ब खुद ही अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि डॉक्टर साहब आपकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब दुनिया में, पाकिस्तान में भी जॉब्स नहीं मिल सकती, तो हम अपनी यूथ को, उनको बिज़नेस सिर्फ लगाना है कि वो अपना छोटा सा बिज़नेस शुरू करें। दुनिया में आप देख लें, जो बिल गेट्स देख लें, जो फेसबुक शुरू हुई, उबर शुरू हुई, छोटे छोटे स्टूडेंट्स ने शुरू काम किए थे, तो वो कहाँ पे पहुँच गए। तो हमने अपनी यूथ को अब इसकी तरफ फोकस करना है, यूथ पर फोकस करना है, उसको
हमने बिज़नेस की तरफ लेकर जाना है तो अपने स्टार्टअप्स अपने बिज़नेस शुरू करें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जिसमें अक्सर अब कह सकते हैं ना, हर बंदा ही बिज़नेस नहीं कर सकता, हर बंदे के बस की बात भी नहीं है बिज़नेस करना। तो मैं जो समझ रहा था कि एक मेरा वैसे एक आइडिया था कि अगर हम इस तरह ही लेके चलें कि हम 5-5, 10-10 बच्चों के ग्रुप बनाएंगे, आप लोग मिलकर काम करो, क्या ये बेटर नहीं? जी बिल्कुल, ये जो स्टार्टअप्स जो यूनिवर्सिटी ने शुरू किए हैं, इंडस्ट्री ग्रीन लिंकेजेस कॉलेज जो काम हो रहा है उसमें यही है कि वो 5-6 लोगों की टीम है। मसलन देखिए, मैं अगर मेरा है बायोटेक्नोलॉजी, आपका इंजीनियरिंग है, मैडम का मेडिकल है, इनका कोई मैकेनिकल है, तो अब जो मल्टी डिसिप्लिनरी जो रिसर्च प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, मसलन अगर आपने गाड़ी बनानी है तो उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियर भी चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी चाहिए, आपको डेंटर भी चाहिए, आपको पेंटर भी चाहिए, आपको पोस्टर्स बनाने वाला, सीटों बनाने वाला भी। तो इस तरह से ग्रुप्स की शक्ल में, इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रुप्स की शक्ल बच्चे अगर रिसर्च करेंगे तो ज़्यादा होगा। अभी जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो भी यही कर रही है, वो ये कह रही है इंडस्ट्री से कि आप अपने प्रॉब्लम्स बताएं, और वो प्रॉब्लम्स वो यूनिवर्सिटी को जाके बता रहे हैं ताकि उस पर रिसर्च हो। हमें बेसिक रिसर्च की ज़रूरत नहीं है, हमें अप्लाइड रिसर्च की ज़रूरत है और नीड बेस्ड रिसर्च की ज़रूरत है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक हमें रिसर्च करनी चाहिए। मसलन एक इंडस्ट्री का वैक्सीन बनानी है, कोविड वैक्सीन अगर पाकिस्तान में नहीं बनी तो हमारे अगर चाइनीज़ बना सकते हैं तो वाई नॉट पाकिस्तानीज़? अगर वो यूरोप में बन सकती है तो यहाँ पर वैक्सीन बननी चाहिए। यहाँ पे ट्रस्ट की कमी है, मेन चीज़ है ट्रस्ट नहीं है यहाँ ये पे। आपकी बात ठीक है कि जो इंडस्ट्रीज़ और यूनिवर्सिटीज़ में ट्रस्ट डेफिसिट है, ट्रस्ट नहीं है, और उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, और हमें इस पे अब आना पड़ेगा कि जो हमारे लोकल प्रॉब्लम्स हैं, मसलन अगर यहाँ पे वैक्सीन बनना चाहिए, आप हैरान होंगे ये जो फ़ोन है इसका जो केस है वो भी चाइना से आ रहा है, इसका जो केस है जो इसको लेमिनेशन हो रही है वो भी चाइना से आ रही है। सो दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि हम अगर इसका सॉफ्टवेयर यहाँ पे बनाना शुरू कर दें, हार्डवेयर अगर नहीं बना सकते तो जो इसके बेसिक कंपोनेंट्स हैं वो तो बनाना शुरू करें। सर बात बेसिकली अगर अभी अब मार्केट में चले जाए ना, लोकल और इम्पोर्टेड के दरमियान बात शुरू हो जाती है। एक जो लो तबका है ना आपकी, वो कह रहे हैं लोअर क्लास जो है, वो भी आके यही दुकानदारों कहते हैं कि कोई इम्पोर्टेड चीज़ दिखाएं, लोकल पे ना जाएँ जी। लोकल बात साहब बहुत बेटर होती हैं जी, लेकिन वो बात आपकी है कि ट्रस्ट नहीं है यहाँ पे। नहीं सर, नहीं सर, उसमें ट्रस्ट के अलावा जो मेन मसलन अगर कुछ लोग लोकल जो चीज़ों को पसंद नहीं करते और इम्पोर्टेड को पसंद, उसकी कुछ वजूहत हैं। सबसे पहली बात है कि क्वालिटी है। देखें, मुझे अगर मेरा मोबाइल, मुझे आईफोन या कोई भी फ़ोन चाहिए जिसकी क्वालिटी बेहतर होगी, इसी तरह से अगर आपने ड्रेसिंग लेनी है, कोई कपड़ा लेना है, कुछ भी लेना है, अगर आपको लोकल मार्केट से अच्छी क्वालिटी का मिलेगा और वो प्राइस भी उसकी कम होगी तो आप लेंगे। सो द मेन इशू इज़ क्वालिटी, कि हमारी जो इंडस्ट्री है जब तक कि उनकी जो लोकल प्रोडक्ट्स, अब आप देखें जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स जो हम बाहर चीज़ें भेजते हैं उनकी बड़ी अच्छी होती है, उनकी बड़ी डिमांड है अमेरिका में, लेकिन जो यहाँ के लिए बनता है, कपड़ा यहाँ के लिए बनता है, जो शर्ट्स यहाँ के लिए बनती हैं, उनकी प्राइस कम है, उनकी वो क्वालिटी नहीं है। चाइना में देख लें, चाइना में वो 4 ग्रेड्स बनाते हैं, A ग्रेड का कपड़ा बनाएंगे, B ग्रेड, C ग्रेड, D ग्रेड। तो इसी तरह से जब हम अपनी जो इंडस्ट्री है, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जब तक कि हम अपनी जो क्वालिटी को बेहतर नहीं करते, वो प्राइस को कम नहीं करते, तो लेकिन एक सबसे बड़ा इस मुल्क का मसला रहा है जो 70 सालों में नहीं हो सका, वो इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकी। इस मुल्क के अंदर आप देखें कारें इंपोर्ट हो रही हैं, मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स हो रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पर गवर्नमेंट्स ने मैज़ लिए कि हमारी यहाँ पे कार्स यहाँ पर बने, मोबाइल फ़ोन्स यहाँ पे बने, आपकी जो ड्रेसेस हैं, जो शूज़ हैं वो बाहर से आ रहे हैं। तो इसका मतलब है कि 75 ईयर्स में अनफॉर्चुनेटली हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ नहीं गए, और कोई मुल्क उस वक्त तरक्की नहीं कर सकता जब तक इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी। देखिए, हम इम्पोर्ट बाहर की चीज़ों पर भरोसा कर रहे हैं। आप देख लें, दुनिया को देख लें, जिन मुल्कों ने इंडस्ट्री लगाई है, आप देख लें, आप बड़ी अच्छी मिसाल है, मैं दुनिया की मिसाल नहीं देता, कि मैं अमेरिका की मिसाल नहीं, यूरोप की मिसाल नहीं दे रहा। अब आप देखें, मलेशिया देख लें, थाईलैंड देख लें, वहाँ पे चीज़ें बन रही हैं, वो एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं। तो ये देखें, दिस इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि जब तक हम अपनी लोकल इंडस्ट्री को वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं प्रोवाइड करते और प्रॉपर इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके लिए चीप एनर्जी, अनफॉर्चुनेटली आप देखें कि 50 सालों में डैम्स नहीं बने। जब तक आप अपने यहाँ पे सस्ती बिजली नहीं देंगे, इंडस्ट्री नहीं लग सकती। यानी बेसिक जो चीज़ें आपकी हैं कि जो सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, इंडस्ट्री को सपोर्ट नहीं है, इंडस्ट्री को ना आने वाले बिजनेसमैनों को सपोर्ट हो गया। हम नहीं सर, गवर्नमेंट करते हैं डॉक्टर साहब, सर गवर्नमेंट के साथ चंद काम करने वाले हैं। उन्होंने प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर देना है, उससे इंडस्ट्रियल स्टेट बनानी है, वहाँ पर उसने गैस प्रोवाइड करनी है, बिजली प्रोवाइड करनी है, पानी देना है, और आपको सस्ती बिजली देनी है।
सस्ती बिजली कैसे आएगी? इस वक्त जो आपको यूनिट मिल रहा है कमर्शियल यूनिट्स, उसकी 30 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट है, और जो आपको घर में मिल रहा है 25 रुपये यूनिट कॉस्ट है। उसकी वजह मुझे बताएं, कौन सा बिजनेसमैन है जो अपनी इंडस्ट्री को 25 रुपये यूनिट लेके अपनी चीज़ें बनाएगा और एक्सपोर्ट कर सकता है? चाइना में जो चीज़ बेसिकली हमें सपोर्ट नहीं है, अगर आप बात करें गवर्नमेंट की तरफ में सपोर्ट नहीं है, तो क्या ख्याल है? दुआ ज़रा नात सुनी बिल्कुल जाए। मोहम्मद इश्तियाक से अभी हम नात सुनेंगे, उसके बाद हमारे ब्रेक का वक्त हो जाएगा, फिर इंशाअल्लाह ताला नाज़रीन आपसे ब्रेक के बाद मुलाकात होगी। तब तक आप देखते रहिएगा प्रोग्राम अदाए रमज़ान। मोहम्मद इश्तियाक से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने खूबसूरत आवाज़ में कोई कलाम पेश करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत अंदाज़ में आप ट्रांसमिशन लेके चल रहे हैं। आज इंशाअल्लाह जनाब हज़रत हफ़ीज़ साहिब का लिखा हुआ मशहूर ज़माना कलाम आपकी समाअतों की नज़र करूँगा। शोको नया ईज के सांचे में ढल के आ शोको नया जो ईज के सांचे में ढल के आ ये कूचाए हबीब है पलकों से चल हबीब है। और उम्मत के औलिया भी अदब से हैं दम बखुद उम्मत के औलिया भी अदब से दम बखुद ये बारगाह सरवरे संभल के आ ये बारगाह सरवरे दी है संभल के आ ये कूचाए हबीब है। और हासिल इस्लाम शेर के माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने माहे अरब के आगे तेरी बात क्या बने ए महताब रूपवा है शब
समात कीजिए कि सोजो तपिश सुखर में अगर जाता है तू, सोजो तपिश सुखर में अगर जाता है तू, इश्क़े नबी आग से ताइब पिघल के आ, इश्क़े नबी आग से ताइब पिघल के आ, इश्क़े नबी आग से ताइब पिघल के आ, ये कूचाए हबीब है पलकों से चल के आ, ये बारगाह सरवरे दीन है संभल के आ, ये कूचाए हबीब है। अदाए 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 रमज़ान, अदाए 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 रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक नाजरीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम अदाए रमज़ान और यूजुअली आपको पता है कि ये जो हमारी ब्रेक होती है थोड़ी लंबी होती है। हम कराची, लाहौर, उसके मदाफ़ात में अफ्तार करवा के आते हैं। हमने एक ड्यूटी संभाली हुई है, तो अभी आप देख रहे हैं कि अफ्तारी के बाद भी ना दुआ के चेहरे पे वो फ्रेशनेस नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, अगर आज ओपनिंग मैंने आपसे कह ही दिया कर दे तब आप मुझे बातें करेंगे। मैंने आज अगर आपको, मैं खुद चुप हूँ, मैंने कहा चले आज डॉक्टर उमैर वापस आ जाते हैं, क्या हो गया है, लेकिन तो आप मुझे ऐसे कहेंगे डॉक्टर उमैर? नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको कोई पेन ज़्यादा ही हो रही है। फिर भी देखिए हो रही है तो मैं फिर भी यहाँ बैठी हूँ, कितनी अच्छी बात है। कोई बात है बुजुर्गों, तबीयत ठीक कर लें अपनी। अभी आगे 4-5 दिन है, ये ना हो कि आप 4-5 दिन फिर गायब हो जाए। देखिए कैसी बात है ना, बड़े मतलब की बात, अपने मतलब की बात करें कि 4-5 दिन है, मतलब हमारे 4-5 दिन निकल जाए, उसके बाद आपको पेन होती रहे तो खैर है, चलेगा। हाँ, फिर ईद की छुट्टियाँ जो आ जाएंगी, आप रेस्ट कर लीजिएगा। बिल्कुल सही। वैसे मुझे ब्रेक पे जाने से पहले ना हम बात कर रहे थे मईशत के हवाले से, चीज़ें देख रहे थे, काफ़ी क्वेश्चन थे जो हमने क्लियर किए हैं। उसके अलावा कुछ और क्वेश्चन हैं वो भी डॉक्टर साहब भी जाने जाते हैं, पूछते हैं कि क्या वजह है, क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे बिजनेस ग्रो नहीं करता पाकिस्तान में। क्योंकि हम डॉक्टर साहब की जानिब ज़रूर जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको बता दूं कि अभी हमारे पाकिस्तान के बहुत ही नामवर शख्सियात हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्योंकि जब हमारे ये सवालों जवाबों का जो सिलसिला ख़त्म होगा तो जो महफिल का जो समा है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना, बड़ा वो यूनिक सा हो जाएगा, बड़ा आप लोग इंजॉय करेंगे एज़ यूजुअल आप लोग इंजॉय करते हैं। अब आप सबकी जानी मानी शख्सियत हैं जनाब काले खान बाग साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। तो हम इनसे ज़रूर कलाम सुनेंगे, इनसे ज़रूर दरख्वास्त करेंगे कि ये हमें जो भी सुनाना चाहें सुनाएं, क्योंकि हमेशा जो भी सुनाते हैं खूबसूरत ही सुनाते हैं और बड़ा ऐसा सुनाते हैं कि इंसान का दिल ही नहीं करता कि वो चीज़ ख़त्म हो। लेकिन पहले हम अपने क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जाएंगे, देन हम इधर वापस आएंगे।
जी डॉक्टर साहब, जिस तरह अब यूथ की तरफ जाते हैं, यूथ में हमारी जो ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है, हम बचपन से ही बच्चे को ये कहते हैं कि तुमने बड़े होकर जॉब करनी है। और अभी अब छोटा बच्चा होगा ना, जो क्या नाम है 1, 2, 3 में होगा, उसे ही पूछेंगे ना क्या करना है, मैंने बड़े होकर जॉब करनी है। भाई जॉब का क्या फ़ायदा होगा, वो सारी चीज़ें बता रहा होता है, लाइफ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी। तो हमारे अंदर क्या ये लैक नहीं है कि हम बच्चों को ये नहीं बताते कि बेटा बड़े होकर बिजनेस करो? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, आपने रेज़ किया। और अब अभी जो सारा इरा चल रहा है और जो डिस्कशन हो रही दुनिया में और पाकिस्तान में हो रही है, क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स नहीं निकल सकती, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी जो प्लानिंग ये की है कि जो हमारे यूथ है उसको यूनिवर्सिटी लेवल पर इस चीज़ की गाइडेंस दी जाए, इस चीज़ को उसको अवेयरनेस दी जाए। अब देखिए हर यूनिवर्सिटी जो अच्छी यूनिवर्सिटी है उन्होंने एक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराया है, एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू वो बच्चों को इस चीज़ की ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि अपना बिज़नेस शुरू कर सकें। और जिन बच्चों का रुझान होता है, मसलन अगर एक यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट्स, अगर उसमें से 5,500 स्टूडेंट्स भी इस एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आते हैं, तो उससे क्या होगा कि वो बच्चे अपना वहाँ से काम सीखना शुरू करेंगे। और फिर ये अच्छी यूनिवर्सिटियाँ क्या कर रही हैं कि उनको आखिरी जो उनका सेमेस्टर होता है, आखिरी समर जो सेमेस्टर होता है या आखिरी सेमेस्टर में उसको इंडस्ट्री में भेज देती हैं। दुनिया में ऐसे होता है, यूरोप में ऐसे होता है, अमेरिका में ऐसे होता है, जापान में ऐसे होता है, चाइना में ऐसे होता है। अब पाकिस्तान में भी ट्रेंड आ गया कि उसको आपने आखिरी साल में, आखिरी सेमेस्टर में, आखिरी जो उसका समर ब्रेक है, उसको आपने इंडस्ट्री में भेजना है, जो उसकी चॉइस है, ताकि वहाँ पे जाके वो 3 से 6 महीने काम करे, उसको पता चले बिज़नेस कैसे चल रहा है, सारे वो डिपार्टमेंट्स में काम करेगा। और फिर ये कि यूनिवर्सिटी जो है एक जो सेमेस्टर है अब इस पे फोकस करिए कि उसको ट्रेन की जाए हाउ टू स्टार्ट ए बिज़नेस। जी। तो ये इस पे यूनिवर्सिटियाँ काम कर रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट्स के जो कुछ इदारे हैं, जैसे रोज़गार प्रोग्राम का शुरू हुआ था, पिछले हुकूमत ने शुरू किया था। इसके अलावा और बड़े सारे प्रोग्राम्स हैं, स्मीडा वाले हैं, देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट्स के हैं जो इस पे फोकस कर रहे हैं। जैसे टेक्निकल एजुकेशन टेवटा वाले हैं, नेवटेक वाले हैं, वो भी इस पे फोकस कर रहे हैं ताकि बच्चों को स्किल्ड वर्कर बनाया जाए। देखिए ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा मास्टर करे, हर बच्चा मेडिकल करे, हर बच्चा इंजीनियर बने, हर बच्चा जो है वो साइंटिस्ट बने। कुछ लोगों ने एज ए स्किल्ड वर्कर भी काम करना है। तो हम अगर मैट्रिक के बाद उनको टेक्निकल एजुकेशन की तरफ ले जाएँ, इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है जर्मनी है। जी। देखिए जर्मनी में इस वक्त उन्होंने जो दुनिया में मशहूर है कि उन्होंने अपने यूथ को शुरू से ही इस तरफ लगा दिया। अब आप देखें कितने हमारे प्लम्बर्स हैं, कितने हमारे मैकेनिक्स हैं, कितने हमारे इलेक्ट्रीशियंस हैं, कितने जो आईटी के बच्चे हैं जो आईटी को समझते हो मैट्रिक के बाद, हमने उनको लगाया नहीं लगाया। तो हमें इस चीज़ पे फोकस करना है कि हमारे इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स हैं। आप देखें कि मेडिकल के अंदर एमबीबीएस के अलावा आप देख लें जो लैब टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो अल्ट्रासाउंड मशीनों को यूज़ करते हैं, जो लैब इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करते हैं, इस पर अब प्रोग्राम शुरू हो गए। तो अब इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो हमारे कन्वेंशनल प्रोग्राम जो है ना, उसके साथ साथ नॉन कन्वेंशनल प्रोग्राम्स की तरफ हम जाएं। जी। जिस तरह अभी रिसेंटली कोविड का प्रॉब्लम आया और जिस तरह सारे जो छोटे खास तौर पे जो स्मॉल इंडस्ट्रीज थी, वो लोग अपने एक्सपेंस बियर नहीं कर पाए और वो काम बंद हो गए। जी, ये उसकी वजह ये थी कि एक्चुअली यही प्रॉब्लम है। अगर उन लोगों को ऑनलाइन एजुकेशन की, आईटी की अवेयरनेस होती और वो अपने प्रोग्राम्स को ऑनलाइन कर सकते। अब देखें दुनिया में जब कोविड आया तो उसने एक बहुत अच्छा हमें ये अवेयरनेस दी कि हमने अपना जो एजुकेशन सिस्टम था, हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ को, बहुत सारे जो हमारे और जो डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने सारा ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर दिया। और देखिए माशाल्लाह 2 साल के अंदर जितने भी सेमेस्टर चले, जितने भी यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम थे, स्कूल, कॉलेज सारे ऑनलाइन चले गए। यूनिवर्सिटीज़ की तो बात ही ना करें, यूनिवर्सिटी ने उल्टा बर्डन डाला है बच्चों पे, फीसें पूरी ली हैं और उन्होंने जो क्या कहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन थी वो बहुत गिरा दी गई है। एक्चुअली देखें जी, अब आपका क्वेश्चन ये है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिरी, लेकिन देखना ये था कि यूनिवर्सिटीज़ के पास, गवर्नमेंट के पास 2 ऑप्शन थे कि क्या ऑनलाइन एजुकेशन ना करते और हर चीज़ बंद कर देते। नहीं, मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने अच्छा डिसीजन लिया। देखें कुछ ना पढ़ने से बेहतर है कुछ पढ़ लेना। हमने अगर जो ऑनलाइन एजुकेशन ली 2 साल, तो कम से कम हमने थ्योरेटिकल नॉलेज ले लिया, लोगों को, स्टूडेंट्स को हमने एंगेज रखा, स्टूडेंट्स अपने सिस्टम को समझे। अब देखें कई ऐसे टीचर्स थे जिन्होंने ज़िंदगी में कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया था, वो भी इस सिस्टम के तहत उन्होंने अपने आप को एंगेज किया, अपने आप को प्रिपेयर किया। और हमारे स्टूडेंट्स ने भी, इसमें कोई शक नहीं है कि आप अगर आपकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो आप इन पर्सन देते हैं,
या फिजिकल क्लासरूम में देते हैं, 100% उसके रिजल्ट होते हैं। इसके शायद रिजल्ट 70% हो गए, लेकिन स्टूडेंट्स को एंगेज करना, उनका टाइम बचाना मैं जरूरी बात था। में इख्तलाफ करूंगा कि आप कह रहे हैं 100% रिजल्ट फिजिकली बैठ के 100% रिजल्ट नहीं आते, तो ऑनलाइन बैठ के तो रिजल्ट 50% भी नहीं आए। और जिस तरह बच्चों ने एग्जाम दिए हैं वो आपको ही पता है, वो मुझे भी पता है और यूनिवर्सिटी वालों को पता है। डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी बात ठीक है, शायद उसमें क्वालिटी ऑफ जो एजुकेशन थी, क्वालिटी ऑफ एग्जाम्स थी, वो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हुई, लेकिन समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। सर आप समझते हैं कि ये लोग आगे जाके उन फील्ड के लिए बेहतर करेंगे? नहीं, लेकिन देखिए अभी अच्छी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है, जब ये 2 साल का कोविड का पीरियड ख़त्म हुआ तो उन्होंने जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स थे बच्चों को ज़्यादा एंगेज किया है। अच्छी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि अब जो सेमेस्टर शुरू हो गए हैं, जो अब उनके जो एग्ज़ाम सिस्टम शुरू हैं, उन्होंने थ्योरेटिकल पोर्शन कम करवाया है, और जो पिछला कोर्स है 2 साल का, जो प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं हुआ था, प्रैक्टिकल्स नहीं हुए थे मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, जैसे इंग्लिश का सब्जेक्ट्स है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पर प्रैक्टिकल की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे तो काम ठीक था, नो डाउट उसमें शायद क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि अगर हम बच्चों को कुछ भी ना कराते, उनको एंगेज भी ना करते, तो मुझे बताएं उससे तो बहुत बेहतर है कि हमने, हमारी गवर्नमेंट ने, हमारी यूनिवर्सिटियों ने, हमारे इंस्टीट्यूट्स ने स्टूडेंट्स को एंगेज रखा थ्रू द ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। और देखिए ये बहुत बड़ी लर्निंग है, आप अंदाज़ा लगाएं कि ऐसे लोग थे जिनको कभी उन्होंने कंप्यूटर यूज़ नहीं किया था। अब देखें दुनिया में डेफिनेशन ये है, हाउ मच यू आर कंप्यूटर लिटरेट। अगर आपको ABC आती है, आपको उर्दू आती है, बेसिक तालीम आती है, वो लिटरेसी की तारीफ़ नहीं है। अब तारीफ़ ये है कि आप कितने कंप्यूटर लिटरेट हैं, तो हमने इस चीज़ों को भी देखना है। जी मेरा है दुआ बातें तो डॉक्टर साहब चलती रहेंगी, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही हैं, तो क्यों ना ज़रा कवाली सुनी जो जाए। आपकी भी मेरा दिल की धड़कनें कह रही हैं। वैसे भी बाग साहब मेरे बड़े फेवरेट हैं, बड़े अच्छे कलाम पेश करते हैं, बड़ा इनको सुनने का मुझे तो पर्सनली बड़ा मज़ा आता है। तो रिक्वेस्ट है आपसे, अगर हम अपनी महफिल की तरफ अब चले। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी।
जो न बुझ सके
चराग हूँ जो न मिट सके, लकीर हूँ मेरे नबी की अदा, मेरे नबी की अदा। तेरी अताओं पे तशद्दुद, तेरी नजर के निसार, मैं क्या था और मुझे क्या बना दिया तूने, मेरे नबी की अदा। दोस्तों और मौला से मांगू मैं प्यार, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, ये कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया। मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब का उम्मती कर दिया, कम है कि मेरे खुदा ने मुझे अपने महबूब लजपाल के, सदके जाओ ने आली में लजपाल के, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया, सदके जाओ ने आली में लजपाल के, हर गदा को सखी ने सखी कर दिया। इसको कहा करूं शुक्र कैसे आगा, जो हम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। बेहतरीन, खूबसूरत और खूबसूरत तरीन महफिल में जो समा बांधा आपने, कमाल था। बहुत ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया खान साहब का। चलते हैं डॉक्टर साहब की जानिब, डॉक्टर साहब वेट कर रहे होंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह भी हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे थे, हमारे जो मैं ये चीज़ जज की है, हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम ये है, अगर आप कंपैरिजन करें पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ का और दूसरे मुल्कों की यूनिवर्सिटीज़ का, जो आपके बच्चों की ग्रूमिंग करते हैं, हम यहाँ पर एक बच्चे को एक डिपार्टमेंट में डाल दिया, बच्चा स्टडी कर रहा है, हम यहाँ बेसिक हमारा कॉन्सेप्ट होता है अर्निंग करना, हम बच्चों को वो चीज़ सिखाते नहीं अर्निंग करना, सिर्फ किताबों में बिठाया होता है उसको कि यही पढ़ो यही करो। यही बड़ा इम्पोर्टेंट एक इशू है पाकिस्तान का। दुनिया में तो अब ये कम इशू है, लेकिन पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है कि हम बच्चे को जो उसके जो नेचुरल जो चीज़ें उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम कहते हैं कि अगर वो अपने आइडियाज़ को, जो उनका टैलेंट है, मसलन अगर किसी बच्चे का म्यूज़िक का टैलेंट है, किसी का मेडिकल का है, किसी का इंजीनियरिंग का है, किसी का फार्मेसी का है, देयर आर IT का है, देयर आर सो मेनी आर्ट्स का है, कल्चर का है, तो जो उसका
जो टेस्ट है उसके मुताबिक हम उसको ग्रूमिंग करें। और ये आप स्कूल लेवल पे जो फैमिली है, जो पेरेंट्स हैं, वहाँ से शुरू होता है और स्कूल लेवल से शुरू होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि हम इसको प्रमोट करें, ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन इस पे पहले पाकिस्तान में फोकस नहीं था। अब विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, पेरेंट्स को अवेयरनेस हो रही है कि ज़रूरी नहीं कि बच्चों को हमने डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। बहुत सारे दुनिया में हज़ारों शोबे ऐसे हैं। अगर कोई बच्चा लिटरेचर में जा सकता है, कोई इस्लामिक स्टडी में जा सकता है, कोई फार्मेसी का काम कर सकता है, कोई बिजनेसमैन बन सकता है, कोई अच्छा शॉपकीपर बन सकता है, कोई अच्छा इंडस्ट्रियलिस्ट बन सकता है, कोई अच्छा देयर आर सो मेनी, कोई मीडिया में जा सकता है। फिर मीडिया के अंदर हर शोबे के अंदर बहुत सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए। जी जी। है दूसरा एक मैं और चीज़ को ये समझता हूँ कि हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी नेशनल लैंग्वेज उर्दू है, लेकिन हम हर चीज़ को इंग्लिश में लेके पढ़ा रहे होते हैं और बच्चों को सिखा रहे होते हैं। नहीं, तुमने इंग्लिश ही सीखनी है और ज़बरदस्ती सिखाते हैं। हालांकि कितनी तरक्की याफ्ता कौमें हैं जो सिर्फ अपनी ज़ुबान को बेस बना के कहने में तरक्की की थी उन्होंने, और वो नंबर 1 लेवल पर पहुँचे थे। और कैसी बात है, अगर जिसे इंग्लिश नहीं भी आती है ना, उसने चाहे एमफिल चाहे उर्दू में किया हो या उसने क्या कहते हैं लिटरेचर पढ़ पढ़ के किताबें बेचारों ने अगर पी भी ली हो, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में कमांड हासिल नहीं है तो लोगों की नज़र में वो लोग जाहिल हैं। वो समझते हैं जी ये एक वो मयार नहीं है या हमारा जी वो नहीं है, लेवल स्टेटस नहीं बन रहा है। तो ये इस कदर हो चुका है। आप यूनिवर्सिटीज़ में अगर मैं बात करूँ तो यूनिवर्सिटीज़ में कॉमन है, स्टूडेंट्स को कॉम्प्लेक्स का शिकार करते हैं, वो बड़ा वो करते हैं, उनको डिच करने के लिए, लो फील करवाने के लिए इंग्लिश में बात करेंगे, ग्रुपिज़म करते हैं। और इवन के यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में भी आजकल तो यही सब चल रहा है। तो ये आप इसके बारे में बताइएगा, फिर एक मैसेज भी दीजिएगा कि हमारे लोगों को ज़रूरी क्या है, हमारी यूनिवर्सिटीज़, हमारे स्कूल में इसके हवाले से ज़रूरी क्या है। जी, ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये पाकिस्तान का आज का इशू नहीं है। इसको अगर आप 200-300 साल पहले से अगर आप इशू करें, जब गोरे यहाँ पर आए, इंग्लिश पीपल यहाँ पर आए, तो उन्होंने अपने आप को देखा कि हम उनकी जो सर देखिए, उनकी जो जैसे इंग्लिश पीपल हैं, उनका हमेशा अपना जो इंटैक्ट है या अपना जो इंटरेस्ट को वॉच करते हैं, वो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को उनका बढ़ा कि हम इसको प्रमोट करें। जब वो यहाँ पर आए तो उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया। जब वो चले गए तो उस जाने के बाद हमने अपनी जो लैंग्वेज थी, नेशनल लैंग्वेज की, उस पर फोकस नहीं किया। हम जो बेवकूफ़ बने हुए हैं, फिर हमें बेवकूफ़ से निकाला जाए ना। तो यहाँ पे सीधे ना आके आप इंग्लिश को फिर नेशनल लैंग्वेज का वो क्या नाम है दर्जा दे दें। जी, आपकी बात ठीक है, लेकिन देखिए इंग्लिश की भी अपनी इंपॉर्टेंस है। अब हमने बैलेंस देखते हैं। पहली बात तो ये थी कि अभी जो पुरानी जो हुकूमत अभी जो 1-1.5 महीना पहले थी, उनका भी ये क्लेम था कि हमारा एक तालीमी निज़ाम होगा। ये हमने क्लेम किया था, इसमें कोई शक नहीं। जर्मन्स, उनको इंग्लिश नहीं आती, बड़े दुनिया में तरक्की की। चाइनीज़ की बात करें, जर्मन तो बहुत दूर है, चाइनीज़ की बात करें, आप चाइना की बात कर लें, आप जापान की बात कर लें, रशिया की बात करें, दुनिया में बहुत सारी कौमें थी जिनको इंग्लिश नहीं आती और उन्होंने तरक्की की है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 75 ईयर्स में, हमने 75 सालों में जैसे बाकी कुछ काम नहीं किए, हमने अपना जो लैंग्वेज था, जो हमारा यक निज़ामी जो तालीमी निज़ाम था, उस पर हम फोकस नहीं कर सके। और अभी भी देखें, आप हैरान होंगे कि 3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक रूलिंग दी थी कि हमारी जो लैंग्वेज है वो उर्दू है, हम सारा इसको लेके चलेंगे। बड़ी प्यारी बात की है डॉक्टर साहब ने कि अगर देखा जाए ना तो इंग्लिश हमारी ज़ुबान नहीं है, लेकिन हम लोगों ने इंग्लिश अपने ऊपर फ़र्ज़ कर लिए। तो उसके ज़्यादा बेस्ट ये है कि हम अपनी ज़ुबान को ही अहमियत दें और ताकि उसी में आम लोगों की ज़िंदगी में भी आसानी करें। अपना आप दिखाने के लिए लाजमी नहीं कि आप इंग्लिश ही जानते हैं। तो मैंने बड़े बड़े लोग देखे इंग्लिश सीखने के बाद भी तमीज़ नहीं है। तो आपको तमीज़ आपकी ज़ुबानों से नहीं, आपकी तरबियत से, आपको उस चीज़ से आती है कि आप जिस माशरे में रह रहे हैं। खैर, ये एक भी बड़ा लंबा टॉपिक हो जाएगा डॉक्टर साहब। मेरा ख्याल है हमें बाग साहब की तरफ दोबारा जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद ऑलमोस्ट शो का टाइम भी ख़त्म होने वाला है। तो बाग साहब एक और कलाम अगर पेश करें आप। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह। रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, रब से अहमद की मुलाकात अली से पूछो, उस मुलाकात की हर बात अली से पूछो।
निकला आदम का बना, ये तो है बहुत बाद की बात। उससे पहले के भी हालात अली से पूछो। दम हमदम अली अली दम हमदम अली मौलानी मौलाना अली अली दम हमदम अली अली दम हमदम अली अली दम हमदम अली मौलानी मौलाना अली अली दम हमदम अली मौलानी अली ने पूछे दूल्हे बात पर जानी के चाहते जानी के चाहते जानो चिकन तेरी दम हमदम अली अली दम हमदम अली मौलानी मौलाना अली अली दम हमदम अली मौला अली अली बाबा जो कबलों की बुत खाना कहंदे सी। बाबा जो कबलों की बुत खाना कहंदे सी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਦਕਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਮਕਾਮੇ, ਸਦਕਾ ਅਲੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਮਕਾਮੇ। ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਅਲੀ ਹੱਕ ਦਾ ਇਮਾਮ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ ਮੁਹੰਮਦਮ ਅਲੀ ਅਲੀ सवाल बहरे दुआ जब पे वली निकला, जवाब बाखुदा किस कदर जली निकला। जमाना मेरे तसव्वुर का हो गया कायल, खुदा का नाम भी कुरान में अली निकला। अली अली मुहम्मदम अली मुहम्मदम अली हुसैन वो है जो अपने घर के लिए अंबिया की मदद का इरादा चला। हुसैन वो है जो फर्श पे कम और जिसमें मोहम्मद पे ज्यादा हो चला। यानी मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की, मुमकिन नहीं किसी से अदावत हुसैन की। सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की, सांसों में बढ़ रही है सखावत हुसैन की। बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे, बाजार के हुजूम से कह दो कि चुप रहे। कुर्बान कर रहा तलावत हुसैन की, यानी मेरे हसनो हुसैन, यानी मेरे हसनो, यानी मेरे हसनो हुसैन। चश्मा है जिसके फैज का जानी इधर गया, चश्मा है जिसके फैज का जानी इधर गया। पुश्ते नबी की किसकी सवारी इधर गया, पुश्ते नबी की किसकी सवारी इधर गया। जिसने मौके सेना पे सुनाया कलाम हक, कुर्बान ढूंढता है कारी इधर गया। यानी मेरे हसनो हुसैन,
ख्वाबे दी के ताबीर कुछ कहे, सीखते हैं ख्वाबे दी के ताबीर कुछ कहे, कुरान दम खुद है कि तफसीर कुछ कहे, आसमां से लेकर जमीन तक खामोशी तो देख, खातिब को इंतजार शब्बीर कुछ कहे, गाली में हंसना हुसैन या हुसैन या हुसैन, गाली में हंसना हुसैन। वली अपने भी अल्लाह का औन है, वली अपने भी अल्लाह का औन है, जिसकी चौखट पे गाजी गुलामी करे, तुम नहीं जानते कि वो कौन है। मेरे या हुसैन या हुसैन या हुसैन, शबरो सबू का नाज वही दिल का चैन है, मजलूम हो के भी जो शाही मशरकैन है, पूछी मता दामन इस्लाम जब कभी इस्लाम को उठाओ, मेरा सब कुछ हुसैन है, यानी मेरे हसन हुसैन। कुरान और हुसैन के हर्फ चार चार हैं, दो नुक्ता से है खाली, दो नुक्ता दार हैं, आखिर में दोनों लफ्जों का नून एक है, कुरान और हुसैन का मज़मून एक है, यानी मेरे ना पूछ कोई ऐसे शाहे मशरकैन बना, बशर का नाज नबूवत का नूर ऐन बना, अली का खून लुआबे रसूल शीरे बतूल मिले हैं, जब ये अनासर तो फिर हुसैन बना। हर दौर में एहसास की मेराज है हुसैन, इज्जत का शहनशाह है, सरताज है हुसैन, मजलूम की आंखों में मकी आज है हुसैन, कब तेरे मेरे जिक्र के मोहताज है हुसैन, यानी मेरे हसन हुसैन, यानी मेरे हसन हुसैन। दम हम अली अली दम हम अली मौला अली 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 दम हम अली मौला बहुत खूबसूरत। आदम की बात तो बाद की है, क्या चाहिए उससे पहले के भी हालात पूछने हैं तो अली से पूछ। बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत और बहुत ही इस कदर खूबसूरत आपने समा बांधा है कि आपकी दाद ढेर सारी बनती है। खैर अभी आपसे एक और कलाम सुनेंगे, लेकिन हमारे प्रोग्राम का वक्त तकरीबन डॉक्टर साहब ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं चाहूँगी कि अगर हम आप कोई भी हमारे देखने वालों को मैसेज देना चाहें, अगर आप इंग्लिश ज़ुबान पर देना चाहें, या जो हमारी मैशत की बात चल रही थी जिस पर आपको लगे कि ये नेसेसरी है, हमारी इस टाइम कौम की ज़रूरत है ये मैसेज, तो वो कोई शॉर्ट सा मैसेज अगर आप बता दें। थैंक यू जी। सबसे जो कौम तरक्की करती है उस सेल्फ रिलायंस पे है जी, कि हमें अपने आप पर इन्हिसार करना है जी, हमें अपने लोकल रिसोर्सेज पे देखना है, लोकल R&D पे फोकस करना है, जितने भी हमारे लोकल रिसोर्सेज हैं हमने उस पे फोकस करना है। हमने बैरूनी दुनिया उसकी तरफ नहीं देखना, हमारे जो अपने लोग हैं उन पे ट्रस्ट करना है। हमारे जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जितने भी जो लोग काम कर रहे हैं हमने उन्हीं की तरफ देखना है।
और इसी तरह से कौम इंशाअल्लाह तरक्की करेगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आप आए, इतना कीमती वक्त निकाला और आपने हमें ज्वाइन किया और बड़ी अच्छी गुफ्तगू रही आपके साथ। इंशाल्लाह उम्मीद है फिर आपसे जल्द मुलाकात होगी। और मोहम्मद इश्तियाक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप आए, बड़ा बेहतरीन कलाम सुनाया। बाग साहब का भी मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी, बाग साहब की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करूँगी कि इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया और ऐसा समा बांधा हमारी महफिल में, और हमेशा ही बड़ा अच्छा बांधते हैं। डॉक्टर उमैर एज यूजुअल थैंक यू सो मच, आपका भी शुक्रिया, आप भी आए, आप भी बड़ा वक्त निकाल कर आते हैं। आपका शुक्रिया कि आप बीमारी के बावजूद आप आ गई हैं। चले, थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेजर। खैर नाज़रीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगी कि बाग साहब से एक और कवाली की रिक्वेस्ट कर दें। बस क्या करें, हमें वो एक आपका है ना स्कूल, बिस्मिल्लाह जी। बिल्कुल, नौबत के साथ रज़ा भाई बजाएंगे। लाल मेरी पतियों बड़ा झूलेलाल, लाल मेरी पतियों बड़ा झूलेलाल, सिद्धरी सेवन दा सखीशा बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हक दमादम मस्त कलंदर। चारे चराग तेरे बल हमेशा, चारे चराग तेरे बल हमेशा, चारे चराग तेरे बल हमेशा, चारे चराग तेरे बल हमेशा। पंजवा बाल आयो बड़ा झूलेलाल, पंजवा बाल आयो बड़ा झूलेलाल, सिद्धरी दा सेवन दा सखीशा आश कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, हक दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। उछड़ा रोजा पीरा तेरा, उछड़ा रोजा पीरा तेरा, एक बने दरिया बड़ा झूलेलाल, एक बने दरिया बड़ा झूलेलाल, सिद्धरी दा आज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर, दमादम मस्त कलंदर, अली दा पहला नंबर। ओ घनन घनन लई नौबत बाजे, अली दे सारे नंबर दमादम मस्त कलंदर, अली दे सारे नंबर दमादम मस्त कलंदर, अली दे सारे नंबर दमादम मस्त कलंदर, अली दे सारे नंबर मलंगा तू भी है डरी, मलंगा मेरी है डरी, तू भी है डरी, मलंगा मेरी है डरी, पंचनाले पंचनवी
कोई महशर बपा न हो, सहमे हुए हैं पुत कि ये बंदा खुदा न हो। अली दे सारे अली मौला अली मौला मौला अली दे अली बादशाह सारे मुनसफा दा जाके जग ते कायम इंसाफ कर दे। मेरे घर विचों पुत कढ के ते जाके काबे दा काला गलाफ कर दे। अल्लाह आखे असी जम के विचका दे, रस्ता पाक मोहम्मद दा साफ कर दे, रस्ता पाक मोहम्मद दा साफ कर दे। साजिद कदमां च टिक के पुत आखण, साजिद कदमां च टिक के पुत आखण, अली माफ कर दे, अली माफ कर दे। अली दे सारे अली दे सारे नंबर दबा दो मस्त कलंदर, अली दे सारे नंबर दबा दो मस्त कलंदर, अली दे सारे अली मौला अली मौला 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 मौला। अली दे सारे नंबर दबा दो मस्त कलंदर, अली दे सारे नंबर दबा दो मस्त। लाल मेरी पग रखियो बाबा झूले लाल सिंदड़ी दा सेवन दा शाबाश कलम दम मस्त कलम अली दा पहला नंबर दम मस्त कलम अली दा पहला नंबर दम मस्त कलम अली दा पहला नंबर दम मस्त कलम अली दा पहले नंबर दम मस्त कलम अली दा पहले नंबर दम मस्त कलम अली दा पहला नंबर